इस वीडियो में हम लोग समस्थानिक जो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग, इन समस्थानिकों का हम लोग औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि ये प्रकृति में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं जिनकी समान परमाणु संख्या और द्रव्यमान अलग अलग, तो हम लोग किसी एक का द्रव्यमान न लेकर क्या करते हैं कि जितने भी उसके आइसोटोप्स हैं, यानी कि अगर जैसे हाइड्रोजन के 3 तरह के हैं तो हम लोग उसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। अगर कार्बन है तो हम लोग उसका दोनों समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान लेते हैं। अगर 2 ऑक्सीजन है जिसका 16 और 18 द्रव्यमान है तो हम लोग इनका औसत परमाणु द्रव्यमान जो है वो उपयोग में लाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग ये औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसकी गिनती कैसे कर सकते हैं। इसको जानने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि एक तो जो अलग अलग समस्थानिक हैं उनके हम लोगों को परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ये जो द्रव्यमान संख्या है जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, ये द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए। और इन दोनों का प्रकृति में कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये प्रकृति में कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, ये मात्रा हम लोगों की पता होनी चाहिए। यानी कि ये प्रकृति में इनकी मात्रा हम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या ये 8 और ये 16 है, तो ये प्रकृति में कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो ये 90% मात्रा में पाया जाता है। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है और ये प्रकृति में कितनी मात्रा में पाया जाता है। इसको गिनती करना, कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक उदाहरण लिखते हैं हम लोग कि क्लोरीन के जो 2 समस्थानिक हैं ना, ये 1735 और दूसरा समस्थानिक है ये 1737, इनका औसत परमाणु द्रव्यमान क्या, ये औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है। अब ये जो पहला वाला क्लोरीन है ये वातावरण में यानी कि प्रकृति में पाया जाता है 75%, और ये जो दूसरा क्लोरीन है वो पाया जाता है 25%। तो हमारे पास दोनों डाटा है, ये इनकी द्रव्यमान संख्या है हमारे पास और इन दोनों की मात्रा भी है। अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दोनों का द्रव्यमान है, जैसे कि पहले का 35, वो उसके हम प्रतिशत से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया और उसको हम लोग जोड़ेंगे दूसरे वाले के प्रतिशत से गुना किए हुए कंपोनेंट से। तो पहले वाले का द्रव्यमान 35 था और प्रतिशत 75, प्रतिशत के लिए 100 आता है तो ये हमने गुना कर दिया। दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान 37 था और 25% पाया जाता है तो उसको भी हम लोगों ने इस तरह से ये प्रतिशत से गुना कर दिया। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ये मिलेगा 105/4 और यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है 37/4। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और पॉइंट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 142/4 और ये हो जाएगा 30.5.5। तो ये हम लोगों को ये औसत परमाणु द्रव्यमान मिल गया। यूनिट हम लोग यू लिखते हैं तो 35.5 यू हो गया। तो आसानी क्या करना है कि जो पहला समस्थानिक है उसके द्रव्यमान को उसके प्रतिशत से गुना करना है, दूसरे समस्थानिक के द्रव्यमान को भी उसके प्रतिशत से गुना करना है और इसके बाद जो संख्या आएगी उनको आपस में जोड़ देंगे तो हम लोगों को ये औसत परमाणु द्रव्यमान मिल जाने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक और उदाहरण से समझते हैं कि ये हम लोग और कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये उदाहरण हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के भी 2 समस्थानिक, ऑक्सीजन 816 और दूसरा जो है ऑक्सीजन 818। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये प्रकृति में लगभग पाया जाता है 90% और ये जो है वो पाया जाता है 10%। हमारे पास दोनों जानकारी है, दोनों की द्रव्यमान संख्या है और ये जो चाहिए दोनों का प्रतिशत भी है। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये जो द्रव्यमान है उसको प्रतिशत से गुना करना, दोनों के अपने अपने प्रतिशत से। तो हम लोग लिखेंगे 16 × 90/100, साथ में हम लोग जोड़ेंगे
18 गुना इसका 10% था ना, 10/100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 और ये नीचे 100, और ये हो जाएगा 180 और नीचे 100। जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 1620/100, और अगर पॉइंट में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16.2 यू, यानी 16.2 यूनिट। तो ये जो ऑक्सीजन था जिसके दो अलग अलग समस्थानिक थे, इस ऑक्सीजन परमाणु का जो औसत परमाणु द्रव्यमान हो गया वो इतना हो गया, जबकि दोनों का अलग है, पहले का 16 है और दूसरे का 18 यू है, लेकिन जब हम लोग औसत द्रव्यमान निकालते हैं तो वो 16.2 आता है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को समस्थानिकों के द्रव्यमान पता हो, उनका प्रतिशत पता हो, तो आपस में हम लोग ये गुना करके और जो संख्याएं आए उनको जोड़ के हम लोगों को औसत परमाणु द्रव्यमान मिल सकता है। इसके साथ ही एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, यानी कि जो प्रकृति में अलग अलग समस्थानिक पाए जाते हैं किसी एक तत्व के, उनके अलग अलग उपयोग भी हैं। जैसे यूरेनियम का एक समस्थानिक है ना, इसको हम लोग परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में क्या किया जाता है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। इसके अलावा आयोडीन का एक परमाणु समस्थानिक जो है, उसका उपयोग गले से जुड़ी एक बीमारी घेंघा के उपयोग में होता है। वैसे ही एक और है तत्व कोबाल्ट, इसका एक समस्थानिक जो है वो कैंसर के इलाज में उपयोगी है। तो ये जो समस्थानिक स्थानिक हैं, इनके उपयोग अलग अलग होते हैं, कुछ की बीमारियों के इलाज में जैसे ये कोबाल्ट है, आयोडीन है, और कुछ का परमाणु भट्टी में, जिससे कि हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो समस्थानिकों में औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना हम लोगों ने सीखा और उनके कुछ अनुप्रयोग भी जाने। इतना ही हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं।